क्राइम की दुनिया में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक क्राइम नहीं होती, बल्कि इस बात का आईना होती हैं कि एक आम इंसान के अंदर कितना गहरा अंधेरा छिपा हो सकता है। आज हम एक ऐसे ही मामले को इस एक्सप्लेनर में समझेंगे। बाहर से अगर आप देखते तो देहरादून का गुलाटी परिवार एकदम परफेक्ट लगता था। एक पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति जो अमेरिका से लौट कर आया था, उसकी पत्नी और उनके 2 मासूम जुड़वा बच्चे। सब कुछ एकदम नॉर्मल। लेकिन इस शांत और सामान्य दिखने वाली जिंदगी के ठीक पीछे घर की बंद दीवारों के अंदर एक ऐसी खौफनाक सच्चाई आकार ले रही थी जिसने आगे चलकर पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस किस्से की शुरुआत होती है एक बेहद ठंडे और मैं कहूंगा बेखौफ झूठ से। मम्मी दिल्ली गई हैं। सोचिए, ये वो शब्द थे जो एक भयानक क्राइम के ठीक अगली सुबह राजेश गुलाटी ने अपने ही 4 साल के जुड़वा बच्चों सिद्धार्थ और सोनाक्षी की आंखों में देखकर कहे थे। इस एक छोटे से झूठ ने आगे चलकर एक ऐसी साजिश और कवर अप का रूप ले लिया ना, जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पिता अपने ही बच्चों से इतनी शांति से झूठ बोल रहा था, जबकि सच्चाई उसी घर के एक कमरे में बंद थी। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? 17 अक्टूबर 2010 की उस खौफनाक रात की टाइमलाइन देखें तो शुरुआत एक नॉर्मल घरेलू झगड़े से हुई। बहस बढ़ती गई और गुस्से में राजेश ने अनुपमा को थप्पड़ मार दिया। अनुपमा का सर दीवार या बेड के किनारे से टकराया और वो बेहोश हो गई। अब यहाँ पर आकर ना पूरी कहानी एक डार्क टर्न लेती है। मतलब राजेश चाहता तो उसे अस्पताल ले जा सकता था, लेकिन उसके दिमाग में पुलिस और शिकायत का डर बैठ गया और उसी डर में आकर उसने अनुपमा का नाक और मुंह रुई से बंद किया और तकिए से उसका दम घोट दिया। अगली सुबह तक एक डोमेस्टिक डिस्प्यूट, एक सोचे समझे मर्डर और एक डरावने कवर अप में तब्दील हो चुका था। अब इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इस अपराधी का शांत दिमाग। एक आम सा टैकी अचानक एक शातिर और कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल बन गया। उसका प्लान देखिए। पहला स्टेप, बाजार जाकर उसने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोन कटिंग सॉ यानी पत्थर काटने वाली आरी और एक बड़ा सा कमर्शियल डीप फ्रीजर खरीदा। दूसरा स्टेप, अपने ही घर के बाथरूम को उसने एक स्लॉटर हाउस में बदल दिया। वहां केमिकल्स और तेजाब का इस्तेमाल किया गया ताकि खून का एक भी नमो निशान न बचे। और तीसरा स्टेप, अगले 2 महीनों तक वो धीरे धीरे इन टुकड़ों को मसूरी वैली की खाइयों में फेंकता रहा। ये कोई आम मर्डर नहीं था, ये एक बेहद सिस्टमैटिक और कैलकुलेटेड अप्रोच थी। 72 ये बस एक नंबर नहीं है, ये वो गिनती है जितने टुकड़ों में राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा के शरीर को काटा था। ये एक ऐसी ब्रूटल रियलिटी है जो शायद हमारी और आपकी सोच से बिल्कुल परे है। एक पढ़ा लिखा इंसान, एक वेल सेटल्ड फैमिली मैन ऐसी दरिंदगी पर उतर आएगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये नंबर अपने आप में इस बात का सबूत है कि उस पल उस इंसान के अंदर डर और बेरुखी दोनों किस हद तक बढ़ चुके थे। पर एक सवाल जरूर उठता है कि एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के दिमाग में बॉडी को इस तरीके से ठिकाने लगाने का आइडिया आया कहाँ से? जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो राजेश के लैपटॉप से एक ऐसी डिटेल मिली जिसने सबको दंग कर दिया। पता चला कि उसने ऑस्कर विनिंग हॉलीवुड फिल्म साइलेंस ऑफ द लैम्स देखी थी। इस मूवी में एक कैनिबलिस्टिक सीरियल किलर अपने विक्टिम्स के साथ बेहद क्रूरता करता है। रियल लाइफ में किसी फिक्शनल मूवी का इस तरह से एक मर्डर ब्लूप्रिंट बन जाना सचमुच बेहद डरावना है। लेकिन देखिए, एक इल्यूजन आखिर कब तक टिकता? राजेश की चालाकी पकड़ी जाने लगी थी। वो क्या करता था कि अनुपमा के फोन से उसके परिवार को, खास तौर पर उसके भाई सुजान प्रधान को, फेक टेक्स्ट मैसेजेस भेजता रहता था। बस टेक्स्ट, कोई कॉल नहीं। अब लगातार सिर्फ साइलेंट टेक्स्ट आने से सुजान को शक होने लगा और ये शक इतना गहरा हुआ कि 12 दिसंबर 2010 को सुजान सीधा दिल्ली से देहरादून उनके घर पहुंच गया। राजेश ने उसे घर में घुसने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। बस यहीं से सुजान का शक यकीन में बदला और उसने पुलिस को बुला लिया। तो जब पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने नोटिस की वो थी फिनाइल और रूम फ्रेशनर की एक बेहद तेज चुभने वाली महक। और ये महक असल में क्या कर रही थी? ये उस खौफनाक राज को छुपाने की एक नाकाम कोशिश थी जो उस कमर्शियल डीप फ्रीजर के अंदर कैद था। जब आखिरकार उस फ्रीजर को खोला गया तो अंदर ब्लैक पॉलिथीन बैग्स में अनुपमा के बचे हुए अंश बर्फ की तरह जमे हुए मिले। एक घर के अंदर जहां बच्चे खेलते हों, वहां ऐसा मंजर देखकर खुद पुलिस वाले भी सैन रह गए थे। यहां से फोरेंसिक्स ने अपना काम शुरू किया, जिसने इस कानूनी मामले को और मजबूत कर दिया। डीप फ्रीजर से मिले अंशों का डीएनए टेस्ट किया गया, जो ऑफिशियली अनुपमा के परिवार से मैच हो गया।
उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी ये साबित कर दिया कि मौत असल में एस्फिक्सिएशन यानी दम घोटने की वजह से ही हुई थी। ये बिल्कुल वही टाइमलाइन थी जो राजेश ने खुद पुलिस को बताई थी। पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि फ्रीजर में सिर्फ अपर टॉर्सो ही बचा था। शरीर का निचला हिस्सा तो वो पहले ही मुस्सूरी की वादियों में ठिकाने लगा चुका था। अगर आप मुझसे पूछें कि इस केस का सबसे हार्ट ब्रेकिंग हिस्सा क्या था, तो वो इन मासूम बच्चों की गवाहियां थीं। आमतौर पर इतने छोटे बच्चों को कोर्ट और लीगल मामलों से दूर रखा जाता है, लेकिन यहाँ ये 4 साल के जुड़वां बच्चे सिद्धार्थ और सोनाक्षी इस केस के सबसे बड़े गवाह थे। उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि उन्होंने बाथरूम से मशीन चलने की अजीब सी आवाज़ें सुनी थीं और कैसे उनके पापा उन्हें अपनी मम्मी से मिलने नहीं देते थे। इन बच्चों की इस गवाहियों ने राजेश के खिलाफ केस को एकदम पक्का कर दिया। पर इस मर्डर का असर सिर्फ एक रात तक थोड़ी सीमित रहा। इसका कोलैटरल डैमेज सालों तक चलता रहा। अनुपमा के भाई सुजान प्रधान ने एक बात कही थी जो इस परिवार के दर्द को पूरी तरह बयान करती है। एक तरफ उन्हें 7 साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और दूसरी तरफ कोर्ट के आदेश पर उन ट्रॉमा स्ट्रिकन बच्चों को जेल में अपनी मां के हत्यारे से मिलने के लिए ले जाना पड़ता था। सुजान ने बताया था कि बच्चे डर के मारे रोते थे, पुलिस वालों से बचाने की गुहार लगाते थे। सुजान ने यहाँ तक कहा कि अगर उस दिन बच्चों ने गलती से भी अपने पिता को गले लगा लिया होता ना, तो मैं ये केस वहीं छोड़ देता। लेकिन बच्चों के उस सदमे ने ही उन्हें इस कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने की हिम्मत दी। आखिरकार कानून ने अपना काम किया। 31 अगस्त 2017 को देहरादून की एक अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखते हुए राजेश गुलाटी को मर्डर और सबूत मिटाने का दोषी करार दिया और उसे उम्र कैद यानी लाइफ सेंटेंस की सजा सुनाई। जो इंसान कभी अमेरिका में एक हाई पेइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करता था, वो अब देहरादून जेल में कैदी नंबर 2307 बनकर रह गया, जहां उसका काम जेल की साफ सफाई करना था। यह अंजाम हमें बताता है कि कैसे एक गलत फैसला इंसान की पूरी दुनिया पलट कर रख देता है। और अगर आपको लगता है कि कानूनी प्रक्रिया यहीं खत्म हो गई थी, तो ऐसा नहीं है। ये 12 फरवरी 2025 की सुप्रीम कोर्ट की एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स हैं। जरा सोचिए, 14 साल जेल में बिताने के बाद भी राजेश गुलाटी ने अपनी सजा को सस्पेंड करने के लिए अपील की थी, लेकिन अदालत ने इसे सख्ती से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि इस तरह के संगीन और क्रूर अपराध में किसी भी तरह की राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि उन्होंने इस बात का जरूर आग्रह किया कि पेंडिंग अपील को जल्दी निपटाया जाए। खैर, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये मामला आगे चलकर एकेडमिक और क्रिमिनोलॉजिकल स्पेस में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बन गया। 2026 के द इंडियन जर्नल फॉर रिसर्च इन लॉ एंड मैनेजमेंट में जब मीरठ ब्लू ड्रम मर्डर केस का एनालिसिस किया गया, तो वहां कंटेनराइजेशन नाम के कॉन्सेप्ट को समझाया गया। और पता है इसमें किस केस का रेफरेंस प्राइमरी प्रेसिडेंट के रूप में दिया गया? राजेश गुलाटी के एसी डीप फ्रीजर केस का। कंटेनराइजेशन का सीधा सा मतलब है अपराधियों द्वारा बॉडीज को छुपाने, बदबू रोकने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रंक्स, फ्रीजर्स या ड्रम्स का इस्तेमाल करना। ये आज क्रिमिनोलॉजिस्ट के लिए एक बेहद गंभीर विषय बन गया है। इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में हम एक ऐसे सवाल पर आकर खड़े होते हैं जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। इस केस को फास्ट ट्रैक अदालत में चलाया गया था, फिर भी फैसला आने में पूरे 7 साल लग गए। इन 7 सालों में उन बच्चों और पीड़ित परिवार ने जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा सहा, उसकी कोई भरपाई नहीं है। भाई सुजन के शब्द याद आते हैं कि भारत में समस्या इंसाफ ना मिलने की नहीं है, बल्कि इंसाफ मिलने में लगने वाले वक्त की है। तो आप ही सोचिए, क्या इतनी देरी से मिला इंसाफ वाकई में इंसाफ होता है, या उन अनदेखे गहरे घावों के आगे ये कानूनी जीत भी थोड़ी अधूरी ही लगती है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।